रहे हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। सेक्शन 7 इससे रिलेट करता है। आज हम सेक्शन 7 के साथ सेक्शन 8 को भी कवर करेंगे इसी में। सेक्शन 8 जो है कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में बताता है, जहाँ पे सप्लाई अंडर जीएसटी पहले हम कवर करेंगे पूरा सेक्शन 7, फिर उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल बन के आएंगे। तो सप्लाई में सबसे पहला जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि सप्लाई है क्या। कल हमने इसके रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा करी थी। सेक्शन 7 इससे डील करता था। तो सप्लाई कहता है अ टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई होगी तो टैक्स होगा। हमने जब सप्लाई शुरू किया था तो सप्लाई वहाँ पे जब हमने जीएसटी की डेफिनेशन का रेफरेंस लिया था तो आर्टिकल 366(12)A में जीएसटी की डेफिनेशन लिखी है। जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई चीज गुड्स और सर्विसेज हो जाएगी तो उसकी अगर सप्लाई होगी तो जाके जो है जीएसटी उस पे लगेगा। तो यहाँ पे यही बात कहता है, सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर चार्जिंग टैक्स अंडर जीएसटी। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजिंग एट द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि किस टाइम पे गवर्नमेंट के पास पावर होगी उस जीएसटी को कलेक्ट करने की। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है उसको हम डिफरेंट चैप्टर में कवर करेंगे। उसके लिए आगे चैप्टर अलग से 12-13 हम सेक्शंस करेंगे। तो वहाँ पे इससे रिलेटेड प्रोविजंस है टाइम ऑफ सप्लाई की, किस टाइम पे जो है गवर्नमेंट हमारे ऊपर लेवी करेगी कि जीएसटी के कलेक्शन की। तो वो टाइम ऑफ सप्लाई में कवर होगा। ये कहता है नो सप्लाई, अगर कोई सप्लाई नहीं है, अगर सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लग सकता। इसलिए हमने जीएसटी की जो डेफिनेशन में इसलिए जोर दिया कि जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ही नहीं होगी तो वो जो है उसका पार्ट ही अधूरा रह गया। और जहाँ एक भी कंपोनेंट मिस होगा, गुड्स, सर्विसेज या फिर सप्लाई ऑफ गुड, जो है सप्लाई, कुछ भी मिस होगा तो वहां पे जो है क्या करना होगा, उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो कहता है आगे, वेदर और नॉट अ ट्रांजेक्शन फॉल अंडर द मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई अगर हम कहें तो हमें 6 पैरामीटर इसमें ध्यान रखने हैं। 6 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगर 6 चीजें हैं तो उन केसेस में जो है सप्लाई लगेगा। तो 6 चीजों का हमें कौन कौन सी 6 चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है? पहला, सप्लाई के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है। जब हमने डेफिनेशन पार्ट करी थी तो वहाँ पे हमने जो है गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और वहाँ पे हमने सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसमें कोई ऐसी आइटम जो कि गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, जैसे उसमें कौन से था? मनी एंड सिक्योरिटी, जो गुड्स भी नहीं है और जो मनी भी नहीं है। और शेड्यूल 3 जब हमने कवर किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज थी? एक्टिविटी विच इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। तो वो उन केसेस में क्या होगा? जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, उन केसेस में जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड फैक्टर हमें क्या देखना है? सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होनी उसमें जरूरी है। और इसकी हमने क्या एक्सेप्शंस देखी थी? शेड्यूल 1। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो 4 ट्रांजेक्शन थी, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन थी? पराई, PRAI, जिसको याद आ रहा होगा, PRAI हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी इसकी। और पराई की 4 ट्रांजेक्शन हमने जो देखी थी जो कि शेड्यूल 1 में कवर होती है, वो उनमें अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी उनमें सप्लाई माना जाएगा। अदरवाइज कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंसिडरेशन होने पे जो है उसको सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी उस पे लेविएबल होगा। अब हम दोबारा देख लेंगे, आज हम शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन जो है वो दोबारा कवर करेंगे। अगर किसी की वो मिस हुई है तो वो आज दोबारा से कवर अप कुछ हो जाएंगी। तो जिसने अगर कल का वो लास्ट डिस्कशन नहीं देख पाया किसी कारणवश, तो वहां पे जो है अब आज जो है उसको सारा वो पार्ट कवर हो जाएगा। और जिसने कल देखी है उसके लिए एक्सटेंडेड पावर वो सारा कोरिलेट कर पाएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे उसके एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है उसमें आज कवर करेंगे। सप्लाई में फर्दर कहता है सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस इन बिजनेस होनी चाहिए। ये भी हमने देखा था जब हमने सेक्शन 7 पढ़ा था। तो वहां पे कौन कौन से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए, और कुछ ऐसे थे वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हमने सेक्शन 7 पढ़ा था।
तो वहाँ पे सेक्शन 7(1)(b) में हमने इसकी अलग से एक प्रोविजन देखा था, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि क्या था वहाँ पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लिए। यहाँ पे सेक्शन 7(1)(b) जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने बात करी थी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे था वेदर और नॉट, चाहे वो बिजनेस से रिलेट करती हो चाहे नहीं करती हो, लेकिन उस केस में जो हमने एग्जांपल भी लिया था कि बाहर से किसी इंडिविजुअल ने जो है OIDR सर्विस वाला जो हमने एग्जांपल लिया था लास्ट डिस्कशन में, वहां से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। उसका बिजनेस नहीं था लेकिन उसने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो ली थी फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो यहाँ पे 7(1)(b) में कवर हो गया था। लेकिन 7(1)(a) जो कवर करता है वो करता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वहां पे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करता था। और 7(1)(b) में जो कवर करता है वो वेदर और नॉट, चाहे वो बिजनेस से रिलेट हो चाहे नहीं हो, दोनों ही पार्ट वहां पे कवर अप होते हैं। तो दोबारा आते हैं, जो आज हम नोट्स जो रेफर कर रहे हैं उस पर दोबारा से चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट कह रहा है यहाँ पे भी आ जाएगा एक्सेप्ट। इसकी हम एक्सेप्शन क्या बना सकते हैं, सेक्शन 7(1) सबसेक्शन बी, क्लॉज बी, इसको हम कहेंगे एक्सेप्ट सेक्शन 7 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। ठीक है। तीसरा जो हमें देखना था, सप्लाई शुड बी मेड टू अ टैक्सेबल पर्सन, मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। जो जो पर्सन है वो टैक्सेबल पर्सन होगा, तो टैक्सेबल पर्सन के लिए जो है वो सप्लाई पे GST लगाना मैंडेटरी है। उसको जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन लेनी होगी और उसको जो है अपनी सप्लाई पे जो है GST लगाना होगा। सप्लाई शुड बी मेड, शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। अलग अलग टाइप की सप्लाई होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। तो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई की भी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, जहाँ पे हमने पढ़ा था डेफिनेशन पार्ट में कि एग्जेम्प्ट सप्लाई किसको कहते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसमें क्या क्या 3 एलिमेंट उसमें इंक्लूड होते हैं, निल रेटेड, वोली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये तीनों को क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो ये वाली सप्लाई, इन तीनों में GST नहीं लगेगा, इन तीनों में नहीं लगेगा। और जो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए सप्लाई में टैक्स लगाने के लिए, तो यहाँ पे ये वो यही बात कहता है, सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। पांचवी कंडीशन ये हो गई। छठी कंडीशन की बात करें, सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब अगर हम कहें कि हमारा जो है सप्लाई होनी चाहिए इंडिया में, अगर बाहर हो रही है तो क्या होगी, वो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होती है, जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट क्या होती है, जीरो रेटेड। जीरो रेटेड हम कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में पढ़ेंगे। अभी रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जीरो रेटेड सप्लाई होती है। तो जीरो रेटेड सप्लाई में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम उस पर विद पेमेंट ऑफ टैक्स में भी जा सकते हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में भी जा सकते हैं। इसलिए ये कहता है कि सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ये लेमन लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग है, जो हमने एक्चुअल बेयर एक्ट था वो हमने उसको कल रेफर किया था। इसको जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है इसमें लिखा है कि क्या क्या जो है हमें चीजें ध्यान में रखनी है जब हम सप्लाई के प्रोविजंस को देख रहे हैं। इसमें क्या एक्सेप्शन आएगी, क्या एक्सेप्शन आएगी, एनी एक्सेप्शन। जो हमने ऊपर 6 कंडीशन देखी उसमें क्या एक्सेप्शन आएगी, देखो एक एक्सेप्शन तो हमने यहाँ निकाली ना, ये पराई वाली एक्सेप्शन पॉइंट नंबर 7 पे। तो ये बात यहाँ पे, एनी ट्रांजेक्शन इन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, जो अभी हमने ऊपर लिखी है एक्सेप्शन, वही एक्सेप्शन यहाँ पे नीचे निकल के आ गई कि विदाउट कंसिडरेशन होगी तो इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन होगी, सप्लाई नहीं है। लेकिन लेकिन बेयरिंग फ्यू एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन होगी, शेड्यूल 1 की जो है, जो शेड्यूल 1 में 4 ट्रांजेक्शन लिखी हैं वो अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई मान ली जाएंगी, तो भी वो सप्लाई मान ली जाएंगी। वो 4 कंडीशन PRAI पर आई की 4 कंडीशन आज हम दोबारा पढ़ेंगे। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा PRAI, तो आज हम PRAI दोबारा कवर करने जा रहे हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, तीनों के तीनों आज हम दोबारा कवर करेंगे, विद एग्जांपल उसको कवर करके चलेंगे। सेकेंड पॉइंट में कहता है फर्दर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए हमने कौन सा सेक्शन रेफर किया था, 2 बार इंपोर्ट ऑफ सर्विस आया था। एक तो 7(1)(b) हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पढ़ा था, और शेड्यूल जब हमने साथ में उसके अलावा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हमने शेड्यूल 1 के अंदर भी हमने वहां पे कवर अप किया था। ठीक है ना, 2 जगह उसका था। और 7(1)(b) में क्या था, वहां पे जो था उसका रेफरेंस था मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पुराना रेफरेंस लिंक कर पाओगे तभी ही सही रहेगा। यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर B पे कवर किया था ना, 7(1)(b), सेकंड वाले पॉइंट पे
इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे भी हमने कवर किया था। और जब हमने यहाँ पे इससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट कवर किया था शेड्यूल 1 में, तो यहाँ पे भी देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो 2 बार इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आ रहा है ना। एक यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हमने कवर किया था और साथ में एक 7(1)(b) के अंदर हमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कवर किया था, है ना। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, फर्दर सप्लाई ऑफ फर्दर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट, ये कहाँ पे लिखा था, वेदर और नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 7(1)(b) के अंदर ये बात लिखी हुई थी। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रीटेड एज सप्लाई, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, उस केसेस में भी उसको सप्लाई माना जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स नॉट कवर्ड हेयर, हमने जो पढ़ा था वहां पे क्या था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। आज हम इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि वहां पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज ही क्यों लिखा हुआ था, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं लिखा हुआ था। आज उसमें एक पॉइंट और हम ऐड करते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो लेवी है, वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है उस पे जीएसटी की लेवी, उस पे जीएसटी जो लगाता है वो जीएसटी एक्ट नहीं लगाता। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस पे जीएसटी जो लेवी होता है, लगता जीएसटी ही है, आईजीएसटी लगता है, लेकिन जीएसटी एक्ट जो है उस पे जीएसटी नहीं लगाता। कौन लगाता है जीएसटी, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 जो है उसके ऊपर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो है जीएसटी लेवी करता है। एक अलग एक्ट जीएसटी ही लगाता है, लेकिन नॉट एज पर जीएसटी एक्ट, एज पर कस्टम एक्ट वो जीएसटी लगाता है। तो इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स को ही कवर करा गया था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को ही कवर किया गया पॉइंट नंबर 7(1)(b) में, वहां पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं था। तो यहीं पे यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट कवर्ड हियर एज जीएसटी आरसीएम में पे होगा। सर्विस प्रोवाइडर तो बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में है, तो बाहर के बंदे को तो कह नहीं सकते, उस पर लाइबिलिटी नहीं डाल सकते, तो आरसीएम में लाइबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर इस पे आती है। तो जीएसटी आरसीएम लाइबिलिटी ऑन सच ट्रांजैक्शन इम्पोज अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट कवर्ड हेयर मतलब वो जीएसटी में कवर नहीं होता, इसकी जो लाइबिलिटी है वो अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट जो है लगती है। इसे लिखा है देयर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। तो ये जो है ये जीएसटी एक्ट में कवर नहीं होता, ये कवर होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस की अगर बात करें, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कवर होता है हमारा जीएसटी एक्ट में। अब 7(1)(a) जो हमने कल लास्ट डिस्कशन में किया था उसको देखते हैं दोबारा, उसको हम लिंक करेंगे। 7(1)(a) जो थी बहुत ही वाइडर डेफिनेशन थी, क्योंकि वो कह रही था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, उसने क्या कहा था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, और वहां पे हमने पढ़ा था वो इंक्लूसिव डेफिनेशन थी। इंक्लूसिव के एग्जांपल दिए थे उसने, अलग अलग एग्जांपल, लीज, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, ये सब क्या थे, ये सब एक तरीके से उसके पार्ट थे, उसके एग्जाम्पल थे। तो उसमें था इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, रेंटल, लीज, सेल, डिस्पोजेबल, ये सारे पढ़ा था ना हमने। तो ये सारे जो थे उसके इंक्लूसिव पार्ट थे, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। इसके अलावा भी कोई और ट्रांजेक्शन है वो भी, उसको भी सप्लाई जो है मान लिया जाएगा। एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन फॉर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमें क्या क्या चीजें देखनी थी, इसके लिए 3 चीजें देखनी थी। पहला ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई के अंदर ये सारा आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा, लीज हो चाहे लीज पे दिया हो, एक्सचेंज किया हो, बार्टर पे दिया हो, बार्टर फॉर्म में किया हो, ट्रांसफर किया हो, लाइसेंस इशू इशू किया हो, सेल कर दिया हो, डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, रेंटल दे दिया हो, तो ये के सारे ऑल फॉर्म में आ जाएंगे। दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी थी वो थी कि कंसिडरेशन होनी जरूरी है, लेकिन इसमें शेड्यूल 1 भी ऐड हो जाता था, वो बाद में ऐड होता था। सेक्शन 7(1)(a) जो है वो सिर्फ कंसिडरेशन जो है जरूरी मांगता था, 7(1)(a) के लिए कंसिडरेशन जरूरी थी। और तीसरी कंडीशन थी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो कोई भी ट्रांजेक्शन सेक्शन 7(1)(a) में फॉल कर जाएगी और वो सप्लाई की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा एज पर सेक्शन 7(1)(a).
ठीक है, रिवाइज होते चल रहा है साथ साथ। फिर हमने उसके बाद सेक्शन 7(1)(b) में जो बात करी थी, सेक्शन 7(1)(b) में हमने बात करी थी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की, याद है ना, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या था, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड ना हो। तो दोनों केसेस में जो है वो हमें इसमें क्या पार्ट ध्यान में रखना है, पहला इम्पोर्ट होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर 3 चीजें बनाई ना कि 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है 7(1)(a) के लिए, यहाँ पे 7(1)(b) के लिए कौन सी 3 चीज ध्यान में रखनी है, इम्पोर्ट होनी चाहिए, दूसरी चीज सर्विसेज होनी चाहिए। यहाँ पे गुड्स कवर नहीं होते, गुड्स कवर क्यों नहीं होते, रीजन दे दिया मैंने कि गुड्स की इंपोर्टेशन जो है वो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का सेक्शन 3 जो है गवर्न करता है, और वो जीएसटी वहां पे लेवी करता है। वहां पे पावर दे रखी है सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट को कि वो जो है वहां पे जीएसटी लगाए। इसलिए जो है यहाँ पे जीएसटी एक्ट जो है इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स को कवर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज को कवर करता है। तो हमें पहली कंडीशन इंपोर्ट का ध्यान रखना है, दूसरी सर्विसेज का ध्यान रखना है, और तीसरी कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये 3 पार्ट का ध्यान रखना है। बाकी के आगे का जो है वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, दोनों केसेस में वो मान लिया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है वो रेलेवेंट नहीं है, ये वाली कंडीशन जो है वो रेलेवेंट नहीं है। पहली दो दो 3 कंडीशंस हैं वो ही रेलेवेंट है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। तो लेकिन अगर कंसिडरेशन है उसमें तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। ठीक है, तो अब हम इसको इसी को अगर बाइफरकेट करें, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विसेज। ठीक है, हमने ये पहला पॉइंट ध्यान में रखा। इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दूसरा इंपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट की डेफिनेशन जब हम आईजीएसटी एक्ट का जब जैसे हमने सीजीएसटी की डेफिनेशंस पढ़ी, वैसे आईजीएसटी की जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की भी डेफिनेशन है, वहां हम उसको रेफर करेंगे। लेकिन अब हम इंपोर्ट हम नॉर्मली समझ सकते हैं बाहर से आया। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के केस में कंडीशन कुछ ज्यादा होती है, 5 कंडीशन उसमें फुलफिल करनी होती है। अदरवाइज इंपोर्टेशन और एक्सपोर्ट के लिए अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स में सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है कि यहाँ से जो है बॉर्डर पार करना चाहिए, या वहां से अगर यहाँ से बाहर माल भेजा और बॉर्डर पार हो गया तो उसको एक्सपोर्ट मान लेंगे। बाहर से अगर वो इंडिया में आया और मतलब इंडियन टेरिटरी में आया तो वहां पे उसको इम्पोर्ट मान लेंगे। तो यहाँ पे गुड्स के केस में सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, लेकिन सर्विसेज के केस में 5 कंडीशन होती है। वो 5 कंडीशन क्या होती है वो हम आईजीएसटी में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये ध्यान में रखते हैं कि सप्लाई के लिए हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सर्विसेज होनी चाहिए, दूसरी चीज इम्पोर्ट होना चाहिए, और तीसरी चीज हमने बात करी कि कंसिडरेशन होनी चाहिए। और चौथी बात जो है वो रेलेवेंट नहीं है, सर्विस में बी और नॉट बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसलिए हमारे लिए चौथा जो पॉइंट है ये इररेलेवेंट हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं इररेलेवेंट पॉइंट। ठीक है, हमें जो ध्यान में रखने हैं ये पहले 3 पॉइंट रखने हैं, पहले 3 कंडीशन रखनी है कि सर्विसेज होनी चाहिए, उसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि इंपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, मतलब जो प्रोवाइडर है उसका आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया से बाहर प्रोवाइडर होना चाहिए। इंडिया के अंदर अगर होगे तो वो इंपोर्ट नहीं होगी। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कि इंपोर्ट के लिए जो हमें सर्विस दे रहा है वो इंडिया से बाहर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन इज मस्ट। तो ये 3 कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो हमारा सेक्शन सेक्शन 7(1)(b) जो है हमारे ऊपर लेवी हो जाएगा, और हमारी वो ट्रांजेक्शन जो है सप्लाई कहलाएगी। नेक्स्ट हमने सेक्शन 7(1)(c) के अंदर क्या बात करी थी, सेक्शन 7(1)(b) बात करता था शेड्यूल 1 की। इसको लास्ट में चार्ट फॉर्म में भी आज हम कवर करेंगे, इसके एग्जांपल के बाद चार्ट फॉर्म में भी इसको कवर कर लेंगे। शेड्यूल 1 में हमने 4 बातें करी थी। पराई वाली, पराई पराई की पहली क्या थी, परमानेंट डिस्पोजेबल, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। इसका हमने एग्जांपल लिया था कि एक बंदा मिस्टर ए परेशान हो गया था, वो कहता है 2 साल से कोरोना हो रहा है, काम नहीं चल रहा, अब मैं परेशान हो गया हूँ। उसने क्या करा, अपनी मशीन जो उसने 2 साल पहले खरीदी थी, उसने वो कहा इसको ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने बी फटाफट भागा-भागा आया और उससे मशीनरी ले गया था। वो एग्जांपल ध्यान है ना कल वाला? वो आया और मशीनरी ले गया था।
तो ऐसे केसेस में क्या था, परमानेंट, वो अपना बिजनेस जो है परमानेंट बंद कर रहा था, ठीक है, उसने ट्रांसफर कर दी थी वो बिजनेस एसेट, ट्रांसफर कर दी थी बिजनेस एसेट, वो बिजनेस एसेट होगी, उसकी मशीनरी उसके लिए क्या थी, बिजनेस एसेट थी, तो उसने परमानेंटली जो है ट्रांसफर कर दी। लेकिन और जब उसने वो मशीनरी ली होगी तो उसने उसका आईटीसी लिया होगा। हमने एग्जांपल भी लिया था ना, 5 लाख रुपए की मशीनरी ली थी उसने, उसके ऊपर उसने जो है 90,000 का जो है उसके ऊपर जीएसटी पे किया था, तो उसने 90,000 रुपए का उस टाइम पे जब परचेज करी होगी तो आईटीसी लिया होगा। तो ऐसे केसेस में उसने फ्री में उसको सप्लाई कर दी। तो हमने देखा था कि इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वैल्यूएशन रूल्स में, जब वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन 15 जो वैल्यूएशन का है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, रूल 27 से लेकर रूल 35 तक जब हम रूल्स कवर करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐसी ट्रांजेक्शन जहाँ पे वैल्यू 0 होती है तो वहां पे हमें किस तरीके से जो है वैल्यू निकालनी होती है, वो हम वहां पे पार्ट कवर करेंगे। रूल्स में वैल्यूएशन निकालेंगे। हमने एग्जांपल के लिए वैल्यू निकाली थी कि उसने 5 लाख की जो मशीनरी ली थी उसमें 3 लाख उसकी मार्केट में वैल्यू लग रही थी 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख की वैल्यू अगर जो है एज पर रूल्स उसकी निकल गई तो उस 3 लाख के ऊपर जो है, वैसे उसने कुछ नहीं लिया, वैसे उसने उसका कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, उस एज पर मार्केट वैल्यू उसकी वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। वैल्यूएशन चैप्टर में हम करेंगे कि वैल्यूएशन ऐसे जिसमें कंसीडरेशन 0 होती है तो उसमें वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो हम एग्जांपल पे 3 लाख रुपए लिए तो 3 लाख के ऊपर उसका बिल कैसे बनेगा, वैल्यू ऑफ मशीनरी सेल 0, जीएसटी, जीएसटी किस पे लगेगा, 3 लाख के ऊपर 18% वहां पे जीएसटी लग के आ जाएगा। तो इस तरीके से 54,000 उसकी जीएसटी की लायबिलिटी इंकर्ड हो जाएगी। तो ये हमने पॉइंट नंबर 1 वहां पे डिस्कस किया था, दोबारा मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है प्राई में पी वाला पॉइंट। उसके बाद हमने आर में रिलेटेड पर्सन वाली बात करी थी, पीआरआई में, जिसमें सप्लाई होगी किसको, सप्लाई होगी रिलेटेड पर्सन को या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, जहां पे कंट्रोल स्टेक ज्यादा होता है, यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन भी रेफर कर लेंगे, हमने कल उसकी डेफिनेशन लास्ट डिस्कशन में रेफर नहीं की थी, आज यहाँ पे डिस्कशन उसकी डेफिनेशन भी डाल दी है कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन होता है। और डिस्टिंक्ट पार्टी कौन होती है, डिस्टिंक्ट पार्टी अंडर द सेम पैन, इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि जहाँ पे एक एक ही फैक्ट्री की 5 अलग स्टेट में ब्रांचेस हैं तो अलग अलग उसका जीएसटीएन होगा, तो अंडर द सेम पैन, पैन सेम होना चाहिए, अंडर द सेम पैन जितनी भी रजिस्ट्रेशन होगी वो सारी की सारी जो है डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी। और इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन होती है विदाउट कंसिडरेशन, जब विदाउट कंसिडरेशन होगी तभी शेड्यूल 1 में आएगी, और शेड्यूल 1 में जब फॉल कर गई तो ऐसे केसेस में जो है वो उसके ऊपर जीएसटी लेवी होगा, चाहे वो मतलब विदाउट कंसिडरेशन तो है ही है, तभी शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं। तो ये चारों कंडीशन विदाउट कंसिडरेशन, इसमें कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया तो यहाँ पे फॉल कर गई और यहाँ पे फॉल कर गई तो यहाँ पे उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो रिलेटेड पर्सन की क्या डेफिनेशन होती है उसको हम आज यहाँ पे देख लेंगे। इसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि जहाँ पे गिफ्ट की बात करी थी कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो गिफ्ट दे दिया, तो उस केस में जो है गिफ्ट अगर उसकी वैल्यू जो है 50,000 तक है, 50,000 से ज्यादा नहीं है इन अ फाइनेंशियल ईयर, हमने पढ़ा था बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो उसको जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्योंकि अदरवाइज क्या है, अदरवाइज क्या है, पॉइंट नंबर सेकंड में जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी कवर हो जाता है ना। मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ, डेफिनेशन कहती है रिलेटेड पार्टी पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी, मान लिया जाएगा कि ये रिलेटेड है, पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी इफ, कब माना जाएगा, अब सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अनदर अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस में कोई बंदा ऑफिसर है या किसी बंदे में वो दूसरे उसमें डायरेक्टर है, तो वो क्या माना जाएगा, तो वो क्या एंटिटी मानी जाएगी, आपस में रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। इसके अलावा सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, पार्टनर्स हैं अगर वो कोई बिजनेस में, मिस्टर ए और मिस्टर बी, अगर ए बी में ए बी ए बी एलएलपी में अगर इन दोनों पार्टनर हैं तो ये दोनों पर्सन क्या हैं, ये दोनों के दोनों पर्सन जो हैं ये हो जाएंगे रिलेटेड पार्टी। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो अभी हम एग्जांपल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो है वो भी आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रिलेटेड पर्सन को एक्सेप्शन दी गई, जो अभी हमने एक्सेप्शन डिस्कस करी कि जहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन हो गई, सेकेंड नंबर की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है,
सप्लाई सप्लाई हुई, गिफ्ट दिया तो वो सप्लाई हो गई। सप्लाई उसकी अगर वैल्यू, जो गिफ्ट दिया उसकी वैल्यू 50,000 से कम है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली इसलिए डाला गया क्योंकि रिलेटेड पार्टी में जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, राइट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन या फिर कंट्रोल और होल्ड, ठीक है, किसे ओन करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग स्टेट है, या मतलब उसने इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं इस तरीके से विद होल्डिंग विद कंट्रोलिंग राइट्स, या मतलब किसी उसका जो होल्ड है वो 25% से ज्यादा है। अगर उसका होल्ड 25% से ज्यादा है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो एंटिटी जो जिसने होल्ड किया है वो दोनों एंटिटी आपस में रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। मान लेते हैं मिस्टर ए ने एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इस XYZ प्राइवेट लिमिटेड के 30% जो है शेयर्स जो है मिस्टर ए ने लिए हैं। तो मिस्टर ए और ये कंपनी क्या हो गई, आपस में रिलेटेड पार्टी हो गई, ठीक है। ये मिस्टर ए हो सकता है, ये ABLLP, इसने ABLLP ने मान लेते हैं इसके जो है कितने ले रखे हैं, इसने इसके 45% होल्ड ले रखा है, तो ये जो है ये भी रिलेटेड पार्टी हो गई, ये भी रिलेटेड पार्टी हो गई, और ये आपस में भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। ये आपस में रिलेटेड कैसे पार्टी हो जाएंगी कि ये पॉइंट नंबर सेकंड में आ सकती है, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन अ बिजनेस, मतलब किस तरीके से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। यहाँ पे वो कह देता है वन ऑफ देम मस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल ईच अदर। अगर किसी और पर्सन के थ्रू भी अगर होल्ड किया है, किसी और के थ्रू भी होल्ड किया है, तो वहां पे भी वो जो है उसको मान लिया जाता है कि वो रिलेटेड पार्टी है। मिस्टर ए ने नहीं किया, मिस्टर ए ने खुद होल्ड नहीं किया, मतलब मान लो मिसेस मिसेस ए जो है, मिसेस ए जो है यहाँ पे इस कंपनी में एम्प्लॉई है, मिसेस ए इस कंपनी में एम्प्लॉई है, तो ऐसे केसेस में मिस्टर मिस्टर ए ने होल्ड किया हुआ 23%, तो यहाँ पे मिस्टर ए और मिसेस ए डायरेक्टली, चाहे इसने डायरेक्टली ले है चाहे वो इनडायरेक्टली होल्ड है, तो यहाँ पे मिस्टर ए मिसेस ए जो है वो भी इसकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा होता है वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ईच अदर, कंट्रोल द अदर पार्टी। तो कहीं पे भी जहाँ पे इस तरीके का स्टेक होल्डिंग होती है एक पर्सन की दूसरे पे, तो ऐसे केसेस में जो है वो आपस में जो है आपस में वो रिलेटेड पार्टी कहलाती है। both of them are directly or indirectly controlled by the third party, controlled by the third party, both of them directly और indirectly controlled by the third party is एक पर्सन अलग से है जो दोनों कंपनी को होल्ड करता है, जो दोनों कंपनी को होल्ड करता है। मान लेते हैं मिस्टर ए जो है उसने ए लिमिटेड के अंदर पैसा भी लगाया हुआ है, उसने बी लिमिटेड के अंदर भी पैसा लगाया हुआ है, तो ये इसने यहाँ पे इसके मान लेते हैं 45% होल्डिंग करता है, ये इसके 55%, ये इसके 65% इस कंपनी का होल्ड करता है बी लिमिटेड के। तो इस तरीके से ए और बी जो है ये भी आपस में रिलेटेड पार्टी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से देखना पड़ता है कि कौन से पार्ट में वो फॉल कर रहा है। वो किसी भी पार्ट में फॉल करेगा तो वहां पे जो है वो यहाँ पे जैसे इस पार्ट में फॉल कर गया, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन हो गया, मिस्टर ए। मिस्टर ए जो थर्ड पर्सन है उसने बोथ वो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के जो है वो शेयर होल्ड करे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। टुगेदर टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पार्टी, जैसे हमने एग्जांपल लिया दोनों के मिला के अगर होल्डिंग है तो उस केसेस में भी जो है मान लिया जाता है कि वो आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली के मेंबर हैं, तो ऐसे केसेस में भी मान लिया जाएगा एक जो है एक फैमिली, फादर फादर के दो सन, तो ऐसे केसेस में इस तरीके से जो होल्डिंग होगी उसकी, तो यहाँ पे मान ली जाएगी ये जो सारी की सारी जो है ये आपस में ये ए बी फादर ये सारे मतलब रिलेटेड पार्टी हो गए। द टर्म पर्सन, पर्सन आल्सो इंक्लूड द लीगल पर्सन, राइट। पर्सन जो है उसमें लीगल पर्सन भी इंक्लूड होगा। लीगल पर्सन मतलब जो जिसपे जो है ये सारी लीगलाइज लीगल फॉर्मेलिटीज जिसपे एप्लीकेबल हो रही है वो भी इंक्लूड होगा। और ये सारे जो हमने बाकी जो डिस्कशन करी वो सारे भी, मतलब इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो रिलेटेड पार्टी जहाँ पे भी एक बंदा दूसरे बंदे से जुड़ा है, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो किसी का पैन, सबके पैन अलग अलग होंगे,
यहाँ पे सबके पैन अलग अलग होंगे। ये इसलिए रिलेटेड पार्टी है क्योंकि इनका स्टेक है, कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीजें उस दायरे से ये रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट पार्टी की बात करें तो वहां पे पैन सेम होना जरूरी है, पैन सेम होगा तो वहां पे वो रिलेटेड वो जो है डिस्टिंक्ट पार्टी हो जाएंगे। पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर, ये भी हमने बात करी कि एक एक दूसरे के बिजनेस में जो है उनका एसोसिएशन है। इन दैट वन इज अ सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसंट्रेट, हाउएवर डिस्क्राइब्ड ऑफ द अदर शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड। अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट है, प्रिंसिपल और एजेंट है, तो वो भी आपस में जो है रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल एजेंट का हमने ऊपर बात भी करी थी ना, तो वो भी आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट भी रिलेटेड पार्टी में कवर अप हो जाते हैं। डिस्टिंक्ट एंटिटी की बात करें तो वहां पे हमने कहा था एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अलग अलग स्टेट में अब हम सेक्शन 22 करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि मैंडेटरी हो जाता है कि वहां पे अलग स्टेट पे जैसी होता है वो सेम रजिस्ट्रेशन, मतलब दिल्ली वाला बंदा अगर दूसरे स्टेट पे काम कर रहा है तो वहां पे उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि उस स्टेट पे भी अलग से रजिस्ट्रेशन ले, वो सेम जीएसटीएन पे नहीं चला सकता। तो वहां पे वो कहता है वो वेयर सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन अंडर द सेम पैन, जहाँ पे सेम पैन के अंडर जितने भी होंगे, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सारे के सारे जो है मान लिए जाएंगे, जो है डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए और क्लैरिटी लेते हैं जहां हमने बात करी ऊपर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय की अगर बात करें तो सप्लाई इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, तो कौन से सप्लाई को इंक्लूड करा जाएगा और कौन से को एक्सक्लूड माना जाएगा, कौन से सप्लाई को इंक्लूड करा जाएगा और कौन से सप्लाई को एक्सक्लूड करा जाएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में नहीं है तब तो उसका उस पे जीएसटी बनेगा ही बनेगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के उसमें नहीं है तब जीएसटी बनेगा ही बनेगा, मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तब तो वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गई। तो वहां पे अगर नॉट इन द कोर्स ऑफ होता है तो वहां पे तो उसको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। ये नॉर्मल एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह हो गई, जहाँ पे दोनों जो है एक तरीके से रिलेटेड ही नहीं है। जहाँ पे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वहां पे रेगुलर बेसिस पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, रेगुलर बेसिस पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वो पढ़ा था एक्सेप्शन में, जब हमने शेड्यूल 3 भी पढ़ा था तो वहां पे भी हमने देखा था, शेड्यूल 3 में भी लिखा था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो सर्विस रेंडर होगी, एम्प्लॉय जो सर्विस देगा एम्प्लॉयर को, वो जो है जीएसटी में कवर नहीं होगी। हमने शेड्यूल 3 करा था, जब हम दोबारा यहाँ पे रेफर करेंगे वहां से इसको लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो कोई जीएसटी नहीं बनेगा। तो अभी हमने जीएसटी ना बनने वाले केसेस देख लिए, राइट। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, अगर कंपनी का एम्प्लॉय किया हुआ है, ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने का, 5 महीने का, 10 महीने का, साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है उस कंपनी के साथ, तो ऐसे केसेस में भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर रेगुलर है, अगर वो रेगुलर है परमानेंट, इसको हम कह सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉय है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, उसका डायरेक्ट जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसका थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट है, उसका थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस कंपनी में आता है लेकिन उसको रेम्यूनरेशन वो नहीं देता, वो उसको रेम्यूनरेशन थर्ड पार्टी देती है। जैसे क्या होता है, गार्ड्स वगैरह देखे होंगे आपने, काफी जगह पे ऐसे गार्ड्स अपॉइंट होते हैं, तो वो गार्ड्स जो होते हैं वो उस कंपनी के नहीं होते, वो उस कंपनी ने एक थर्ड पार्टी से एजेंसी ली होती है, जो एजेंसी रिक्रूट करती है उनके यहाँ पे गार्ड, वो एजेंसी वो एजेंसी जो है मैन पावर प्रोवाइड करती है, उनके पास बहुत सारे गार्ड होते हैं, तो वो हर हर कंपनी में जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे वो गार्ड भेज देते हैं। अब जहाँ पे मतलब उस कंपनी में किसी दिन कोई गार्ड एब्सेंट है तो वो कंपनी क्या करेगी, वो दूसरा गार्ड वहां पे भेज देगी। तो इस तरीके से अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है,
अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, तो वहाँ पे वो उस कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉयी नहीं माना जाएगा, तो वहाँ पे उस केस पे वो एक तरीके की नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी और नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी, तो वहाँ पे जीएसटी लेवी हो जाएगा।